31 मई 2009 रात के ठीक 8 बज रहे थे। एयर फ्रांस फ्लाइट 447 ब्राज़ील से पेरिस जाने के लिए रनवे पे तैयार खड़ी थी। इस फ्लाइट के अंदर 228 लोग थे, जिसमें से 216 पैसेंजर थे, 9 क्रू मेंबर्स थे एंड बाकी 3 हमारे पायलट्स थे। सीनियर पायलट का नाम मार्क डुबोइस था, जो कि 58 साल के थे। रिलीफ फर्स्ट ऑफिसर का नाम डेविड रॉबर्ट था, जो कि 37 साल के थे एंड फर्स्ट ऑफिसर का नाम सेड्रिक बॉनिन था, जो कि हमारे 32 साल के थे। ये तीनों नाम को याद रखिएगा, क्योंकि ये 3 नाम सबसे ज़्यादा अहम भूमिका निभाने वाले हमारी आज की स्टोरी के अंदर में। ठीक 8:30 बजे प्लेन जो है वो टेक ऑफ करता है। अब जब प्लेन ने टेक ऑफ किया था तो उस टाइम पे इस प्लेन को कैप्टन और हमारे फर्स्ट ऑफिसर कंट्रोल कर रहे थे। बाकी जो यहाँ पे रिलीफ फर्स्ट ऑफिसर था, जो कि डेविड रॉबर्ट था, वो यहाँ पे अपना कॉकपिट में आराम करने चल जाता है, क्योंकि इस प्लेन को एक ही बार में 2 लोग उड़ा सकते थे एंड यहाँ पे हर 10 घंटे के बाद किसी एक कैप्टन को यहाँ पे ब्रेक लेना रहता था। इसलिए यहाँ पे जो हमारे फर्स्ट रिलीफ ऑफिसर थे वो यहाँ पे ब्रेक लेने के लिए आराम करने के लिए चले जाते हैं। अब जब प्लेन को उड़ाया गया था तो प्लेन कुछ ही देर बाद ही अपना जो है 35,000 फीट की हाइट पे पहुँच जाता है। प्लेन जो है टेक ऑफ करने के बाद बहुत ही नॉर्मल तरीके से चल रहा था, यहाँ पे सब कुछ बहुत ही अच्छा चल रहा था। लेकिन दिक्कत आती है तब जब यहाँ पे 1:35 होते हैं। 1:35 के अंदर जो प्लेन है वो अटलांटिक ओशन की डेड जोन कम्युनिकेशन एरिया के अंदर घुसता है, या फिर हम कह सकते हैं कि वो यहाँ पे इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन के अंदर घुसता है। ये एक ऐसा एरिया है अटलांटिक ओशन के पास में जहाँ पर आए दिन जो मौसम है वो काफ़ी ज़्यादा ख़राब होता है। यहाँ पे कोई भी अंदाज़ा नहीं लगा सकता कि कब यहाँ में मौसम ख़राब हो जाए। यहाँ पे हमें काफ़ी खतरनाक थंडरस्टॉर्म्स देखने को मिलते हैं एंड इस जगह पे फ़्लाइट को उड़ाना एक बहुत ही चैलेंजिंग होता है। हालांकि हमारे जो पायलट्स थे वो काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस थे, तो वो इस फ्लाइट में को काफ़ी आराम से उड़ा सकते थे इस जगह पे। जब 1:35 पे इस फ्लाइट ने डेड जोन के अंदर एंटर किया था तो जो भी कम्युनिकेशन सिस्टम था इनका एयरक्राफ्ट कम्युनिकेशन सिस्टम के जरिए वो पूरी तरह से टूट जाता है, और जो एयरक्राफ्ट सेंटर था वहाँ से इनका कम्युनिकेशन बिल्कुल नहीं हो पाता। अब जब यहाँ पे उनका कम्युनिकेशन सेंटर टूटा तो यहाँ पे वो जो है धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे। हालांकि 2 बजे यहाँ पे हमारे जो कैप्टन है वो आराम करने के चल जाते हैं एंड हमारे जो रिलीफ फर्स्ट ऑफिसर था डेविड, वो यहाँ पर आता है और कैप्टन की जगह पे बैठता है। कैप्टन ने उसे कुछ नहीं बताया था कि हमारा फ्लाइट किस कंडीशन में है, कहाँ घुस गया है, कौन सा वेदर कंडीशन में, किस एरिया में है। हालांकि हमारे जो फर्स्ट ऑफिसर थे बॉनिन, उसने यहाँ पे रिलीफ फर्स्ट ऑफिसर डेविड को सब कुछ बता दिया था। 2:06 होते हैं यहाँ पे। फ्लाइट में यहाँ पे जो है उन्हें महसूस होता है कि यहाँ पे एक फ्लाइट पे कुछ गड़बड़ होने वाली है एंड यहाँ पे वो कैबिन क्रू को बताते कि वो यहाँ पे एरिया ऑफ टर्बुलेंस के अंदर आने वाले हैं, यानी कि यहाँ पे अब थोड़ी सा आगे जाने के बाद उन्हें काफ़ी ज़्यादा झटके महसूस हो सकते हैं। It looks like we're entering the cloud cover. It would have been good to climb now. It's going to be turbulent for my rest. अब इस चीज़ को अवॉइड करने के लिए उन्होंने प्लेन को जो है थोड़ा सा ऊपर उड़ाने का सोचा, इसलिए उन्होंने यहाँ पे 35,000 से सीधा डायरेक्ट 37,000 पे पहुँच गए। लेकिन ये इनकी सबसे बड़ी गलती थी। जब वो यहाँ 37,000 पे पहुँचे ना तो उन्होंने देखा कि उनके चारों तरफ से से बादल ही बादल है एंड ये बादल इतने ज़्यादा ठंडा थे कि यहाँ पे आइस क्यूब फॉर्म हो जा रही थी एंड जो पानी था वो आइस क्यूब के फॉर्म में यहाँ प्लेन से टकरा रहा था, जिसकी वजह से हमें काफ़ी बार यहाँ इस प्लेन के अंदर टर्बुलेंस देखने को मिले। अब यहाँ पे ये जगह इतनी ज़्यादा ठंडी थी कि 2 मिनट बाद ही इस प्लेन का जो पीटो ट्यूब्स था वो यहाँ पे फ्रीज हो जाता है। हालांकि यहाँ पे जो पीटो ट्यूब्स है वो पूरी तरह से जम चुका था। अब आपको नहीं पता कि पीटो ट्यूब्स होता क्या है, तो पीटो ट्यूब एक तरह का सेंसर होता है जिसकी वजह से जो है एयरक्राफ्ट का स्पीड को मेजर किया जा सकता है एंड ये चीज़ जो है बहुत ज़्यादा काम की होती है ऑटो पायलट में। अब जब यहाँ पे पीटो ट्यूब जो है वो पूरी तरह से फ्रीज हो चुका था तो 2:10 के अंदर ऑटो पायलट जो है वो डिसेबल हो जाता है एंड जैसे ही ऑटो पायलट डिसेबल हुआ ना, प्लेन का जो बैलेंस है वो बहुत ही ज़्यादा इम्बैलेंस होने लग गया। प्लेन जो है वो आउट ऑफ कंट्रोल जाने लग गया। अब इस चीज़ को रिकवर करने के लिए जो हमारे फर्स्ट ऑफिसर थे बॉनिन, उन्होंने प्लेन का मैनुअली कंट्रोल अपने हाथ में लिया एंड उन्होंने यहाँ पे क्या किया, जो उनका साइड स्टिक था उसे लेफ्ट की ओर झुकाने की कोशिश किया ताकि प्लेन को बैलेंस कर सके। हालांकि वो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा कोशिश करती कि प्लेन को कैसे भी मिडल में ला सके, यहाँ पे उसे बैलेंस कर सके। इस जद्दोजहद में प्लेन जो है कभी राइट जा रहा था, कभी लेफ्ट जा रहा था और बहुत ही बार यहाँ पे हमें टर्बुलेंस देखने को मिल रहा था। हालांकि इस टाइम पे जो हमारे फर्स्ट ऑफिसर थे बॉनिन, वो काफ़ी ज़्यादा पैनिक हो चुके थे एंड वो इतना ज़्यादा पैनिक हो चुके थे ना कि वो उन्होंने अपना जो साइड स्टिक है उसे गलती से जो है अपना पीछे की ओर घींच दिया था एंड ये उनकी दूसरी सबसे बड़ी गलती थी, क्योंकि जैसे ही उन्होंने अपना साइड स्टिक को पीछे की ओर खींचा ना तो जो प्लेन का नोज़ है वो ऊपर की ओर हो गया एंड जैसे ही प्लेन का नोज़ ऊपर की ओर हुआ तो उसके जो विंग्स थे वो प्लेन को जो है कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे एंड प्लेन जो है काफ़ी तेज़ी से और ज़्यादा ऊंचाई पे जा रहा था। यहाँ पे जो है एक वार्निंग आती है कि प्लेन जो है वो स्टॉल का कंडीशन के अंदर जा रहा है
फिर यहाँ पे दूसरी वार्निंग आती है दोबारा से कि प्लेन जो है वो स्टॉल की कंडीशन के अंदर जा रहा है। हालांकि यहाँ पे जो पायलट्स थे उन्हें समझ नहीं आता कि आखिर जो प्लेन है वो स्टॉल की कंडीशन में कैसे जा रहा है। 2:11 पे प्लेन जो है वो अपना मैक्सिमम हाइट पे पहुंच चुका था, जो कि 38,000 की थी। बॉनिन को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर प्लेन के साथ हो क्या रहा है। वो यहाँ पे जवाब देते कि उनका जो कंट्रोल है वो प्लेन से खो चुका है, वो प्लेन को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। अब इस टाइम पे जो स्टॉल कंडीशन बार बार मिल रहा था, तो जो हमारे रिलीफ फर्स्ट ऑफिसर थे वो कहते कि कंट्रोल मुझे दो। I don't have control of the aircraft anymore. I don't have control of the aircraft at all. Controls to the left. एंड वो यहाँ पे जो है कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं प्लेन को, एंड प्लेन को स्टॉल कंडीशन से रिकवर करने की कोशिश करते हैं। वो यहाँ पे अपना साइड स्टिक जो है उसे आगे की तरफ झुकाते हैं, जैसे कि उन्हें अपनी ट्रेनिंग के टाइम पे बताया गया था। हालांकि वो यहाँ पे अपना साइड स्टिक को आगे की तरफ झुका तो रहे थे ताकि स्टॉल का कंडीशन से रिकवर कर सके, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं होने वाला था कि जो हमारे फर्स्ट ऑफिसर थे बॉनिन, वो अपना साइड स्टिक अभी भी पीछे की ओर खींच रहे थे, जिसकी वजह से यहाँ पे दोनों ही का जो अमाउंट है वो कैंसिल हो जा रहा था। यहाँ पे उन्हें एक वार्निंग भी मिल रही थी डुअल इनपुट की, जिसकी वजह से ना तो प्लेन ऊपर की ओर जा रहा था, ना ही प्लेन नीचे की ओर जा रहा था। एंड प्लेन यहाँ पे जो है बहुत ही तेजी से जो हवा में रुक गया था एंड काफ़ी तेजी से नीचे की तरफ जा रहा था। अब प्लेन यहाँ पे बैलेंस बिल्कुल नहीं हो पा रहा था, कुछ समझ नहीं आ रहा था। दोनों ही पायलट काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज हो गए थे, किसी को कुछ समझ नहीं आता कि आखिर प्लेन को कैसे कंट्रोल कर सके। प्लेन काफ़ी ज़्यादा तेजी से जो है नीचे की ओर जा रहा था, एंड इन लोग को समझ आ गया कि प्लेन अब क्रैश होने ही वाला है। लेकिन ठीक 2:11 में यहाँ पे एंट्री होती है हमारे कैप्टन की। What are you doing? What's happening? I don't know what's happening. We're losing control of the aircraft here. We lost all control of the aircraft. कैप्टन यहाँ पे जो है पूरी बात समझ जाते कि आखिर हो क्या रहा है। कैप्टन यहाँ पे नोटिस करते हैं कि हमारे जो फर्स्ट ऑफिसर है बॉनिन, उसकी वजह से यहाँ पे जो है फ्लाइट में जो है स्टॉल का कंडीशन हो गया है। वो बॉनिन को यहाँ पे बोलते हैं नहीं नहीं नहीं, तुम जो साइड स्टिक है उसे पीछे की ओर खींच रहे हो, उसे आगे की ओर खींचो। एंड ये बात सुनते ही जो हमारे रिलीफ फर्स्ट ऑफिसर थे रॉबर्ट, वो कहते कि पूरा फ्लाइट का कंट्रोल मुझे दो। एंड वो यहाँ पे अपना पूरा फ्लाइट का कंट्रोल लेते हैं एंड अपना जो साइड स्टिक है उसे पूरी ताकत से आगे की ओर झुकाते हैं। इस टाइम पे जो प्लेन है वो कंट्रोल में आ चुका था एंड प्लेन जो है वो धीरे धीरे स्टॉल की कंडीशन से बाहर निकल रहा था। अब जब यहाँ पे रॉबर्ट ने अपने हाथों में कंट्रोल लिया ना, तो इस टाइम पे थोड़े से ऐसे चांसेस थे कि प्लेन जो है वो बच सकता है क्रैश होने से। लेकिन यहाँ पे एक दिक्कत आ गई। प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे एक वार्निंग आती है कि प्लेन जो है वो जल्दी यहाँ पे ज़मीन से टकराने वाला है। एंड ये वार्निंग सुनते ही जो हमारे फर्स्ट ऑफिसर थे बॉनिन, वो बहुत ज़्यादा पैनिक हो गए, बहुत ही ज़्यादा डर गए एंड बिना कैप्टन एंड रिलीफ फर्स्ट ऑफिसर को बताए उन्होंने अपना साइड स्टिक दोबारा से पीछे की ओर खींच दिया। एंड ये उनकी तीसरी सबसे बड़ी गलती थी। यहाँ पे जैसे ही उन्होंने अपना साइड स्टिक पीछे की ओर खींचा ना, प्लेन दोबारा से स्टॉल कंडीशन में आ गया एंड स्टॉल कंडीशन में आते ही प्लेन दोबारा से आउट ऑफ कंट्रोल हो गया एंड 2:14 के अंदर प्लेन क्रैश हो गया। जितने भी लोग थे इस प्लेन के अंदर 228 के 28 लोग मारे गए, कोई भी नहीं बचा। ये एक ऐसा इंसिडेंट है जिससे रोका जा सकता था। अभी इस बारे में आधा घंटा तक किसी को पता नहीं चलती। हालांकि 1 जून की दोपहर को यहाँ पे जो एक इन्वेस्टिगेशन टीम को बैठाया गया और कुछ एयरक्राफ्ट को भेजे गए। यहाँ पे एयरक्राफ्ट ने काफ़ी ज़्यादा मेहनत की ढूंढने की कि आखिर एयर फ्लाइट फ्रांस 447 गया कहाँ। उन्होंने यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा कोशिश किया लेकिन उन्हें मिला नहीं। फिर इसके बाद 6 जून को यहाँ पे फाइनली उन्हें 2 मेल की डेड बॉडीज़ मिली, जहाँ से उन्हें ये साफ तौर पता चल गया कि प्लेन जो है वो क्रैश हो चुका है एंड सारे के सभी लोग मारे जा चुके हैं। यहाँ पे काफ़ी दिन तक इन्वेस्टिगेशन चलती है एंड 16 जून 2009 तक उन्होंने सिर्फ और सिर्फ 50 बॉडी को रिकवर कर लिया था। यहाँ पे 2 टीम बनाई गई थी इन्वेस्टिगेशन के लिए। पहली टीम सारे के सारे डेड बॉडीज़ को रिकवर करेंगे और साथ ही जो प्लेन का वो टूटा हुआ हिस्सा को ढूंढने वाले हैं। एंड दूसरी टीम बनाई गई थी जो कि ब्लैक बॉक्स को ढूंढेगी। जो हमारी पहली टीम थी उन्होंने सिर्फ और सिर्फ 50 बॉडी ही मिल पाई थी, बाकी जितनी बॉडीज थी उन्हें बिल्कुल नहीं मिल पाई थी। साथ ही उन्हें यहाँ पे प्लेन को जो जितने भी पार्ट्स थे वो धीरे धीरे करके मिलने शुरू हो गए थे। ये पूरा इन्वेस्टिगेशन काफ़ी लंबा चला था 2012 तक। हालांकि जो दूसरी इन्वेस्टिगेशन टीम थी उन्हें 2011 तक जो है ब्लैक बॉक्स नहीं मिला था। वो काफ़ी ज़्यादा कोशिश करते ब्लैक बॉक्स को ढूंढने का। यहाँ पे काफ़ी बड़े बड़े सर्च ऑपरेशन जो है बैठाए गए थे ताकि ब्लैक बॉक्स को ढूंढ सके और एक जनरल रिपोर्ट जो है वह मीडिया में पब्लिश कर सके कि आखिर मीडिया इस प्लेन के साथ हुआ क्या था एग्जैक्टली। हालांकि इस ब्लैक बॉक्स का कुछ पता नहीं चल रहा था, लेकिन आखिरकार 2012 में ब्लैक बॉक्स मिलता है। एंड इसके बाद जो ब्लैक बॉक्स में इन्होंने सुना, उसके बाद इन्होंने इस बात को कंफर्म किया कि जो भी चीज़ ये इंसिडेंट हुआ है ये सिर्फ और सिर्फ पायलट की गलती की वजह से हुआ है। पायलट को यहाँ पे जब ऑटो पायलट डिसेबल हुआ था तो उससे पायलट को यहाँ पे सिर्फ 2 से 3 मिनट जो प्लेन को जो है कंट्रोल करके रखना था अपने पास में।
लेकिन जो पायलट है वो काफ़ी ज़्यादा पैनिक हो चुके थे। इसकी वजह से उन्होंने यहाँ पे 2-3 गलतियाँ कर दी, जिसकी वजह से ये प्लेन बहुत क्रैश कर गया। इस प्लेन को यहाँ पे जो है क्रैश से बचाया जा सकता था अगर पायलट को अच्छे से ट्रेनिंग दी गई होती तो। हालांकि इस प्लेन को बचाया नहीं जा सका। 5 जुलाई 2012 को यहाँ पे जो इन्वेस्टिगेशन टीम ने अपना फाइनल रिपोर्ट को पब्लिश किया एंड बताया कि ये पूरा एक इंसिडेंट कुछ दिक्कत की वजह से आ गया था, प्लेन में खराबी की वजह से आ गया था, पीटो ट्यूब्स फ्यूज होने की वजह से, साथ ही कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम एंड यहाँ पे कुछ कन्फ्यूजन की वजह से आ गया था। साथ ही यहाँ पे जो पायलट है वो एक साथ कोऑर्डिनेट नहीं कर पा रहे थे। इस इंसिडेंट के बाद जितने भी एयरलाइंस कंपनी थी उन्होंने अपने ट्रेनिंग सेशन और भी ज़्यादा तगड़ा कर दिया। यहाँ पे काफ़ी अच्छे से जो पायलट है उन्हें ट्रेनिंग दी गई, साथ ही यहाँ पे उन्हें काफ़ी अच्छे से जो है यहाँ पे कोऑपरेट करने के लिए भी बताया गया। वेल गाइस, अगर तुम्हें वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नहीं हो तो चैनल सब्सक्राइब जरूर करना ऐसी अमेजिंग वीडियो के लिए। मैं मिलूंगा तुमसे किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक अपना ख्याल रखना एंड ज़िंदगी की मज़े लो, क्या पता ज़िंदगी तुम्हारे मज़े ले ले। थैंक्स फॉर वॉचिंग।